नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविजन में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र यानी कि मॉनसून सत्र की। वैसे अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा की तो इसके जो 4 सत्र बीते हैं वो बेहद कामकाजी रहे हैं। चाहे रिकॉर्ड विधायी कामकाज की बात हो, चाहे प्रश्नकाल और शून्यकाल के बेहतरीन इस्तेमाल की। अब हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र यानी कि मॉनसून सत्र की। यह सत्र कोरोना के साए में शुरू हुआ था। पहले इसकी सफलता को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष प्रयासों से हमने देखा कि संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा था कि लोकसभा के सांसद लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में बैठने जा रहे थे। 10 दिन चला चौथा सत्र रिकॉर्ड विधायी कामकाज के लिए इतिहास में याद किया जाएगा। इस सत्र के लिए 37 घंटे अलॉट हुए थे, लेकिन कामकाज हुआ 60 घंटे। कार्य उत्पादकता रही 167%। 25 विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिए गए और हमने देखा 2 दिन ऐसे रहे 20 और 21 सितंबर, जब लोकसभा की कार्रवाई मध्य रात्रि 12:30 बजे के अधिक तक चली। तो कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र यानी कि मानसून सत्र के ऐतिहासिक कामकाज और कार्य उत्पादकता को लेकर। संसदीय लोकतंत्र की सफलता संसद से जुड़ी होती है और संसद अपने कार्य उत्पादकता से ही जनता के बीच अपनी सकारात्मक छवि बनाती है। संसद सदन में चर्चा के बाद विधेयक को पारित करती है और अधिनियम और नीतियों को लागू करने के लिए बजट का आवंटन भी करती है। संसद ही कार्यपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। जो भी नीतियां संसद या सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, उसका लाभ जनता को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम भी संसद ही करती है। 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 10 बैठकों वाला एक छोटा सत्र था, लेकिन कार्य उत्पादकता के मामले में यह एक ऐतिहासिक सत्र साबित हुआ। कोरोना महामारी के साए में शुरू हुआ मानसून सत्र 14 सितंबर को आरंभ हुआ और 23 सितंबर को समाप्त हो गया। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार सांसदों के बैठने की व्यवस्था दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा कक्ष और दीर्घाओं में की गई और सदन की कार्रवाई शनिवार और रविवार को भी चली। 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 14 सितंबर से 23 सितंबर तक चला। चौथे सत्र के दौरान कुल बैठकें हुई 10 और इस दौरान सदन ने विधायी एवं अन्य कार्यों के निपटारे के लिए कुल 60 घंटे काम किया। मॉनसून सत्र के लिए आवंटित 37 घंटे थे, लेकिन सदन में सांसदों ने 23 घंटे अतिरिक्त बैठकर कार्य किया। इस सत्र में लोकसभा में 16 विधेयक पुनः स्थापित किए गए। लोकसभा ने 25 विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित किए। नियम 377 के तहत कुल 183 लोक महत्व के मामले सदन में उठाए गए। शून्यकाल के दौरान सांसदों ने 370 लोक महत्व के विषय सदन में रखे। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में सीमित समय और विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं हुआ, लेकिन अतारांकित प्रश्न सभापटल पर रखने की अनुमति दी गई। इस मानसून सत्र में 2300 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभापटल पर रखे गए। संसदीय लोकतंत्र में संसद ही वो माध्यम है जो जनता की आवाज को एक अभिव्यक्ति देता है और यह आवाज बुलंद करते हैं जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद, जो चुनकर संसद आते हैं और संसद में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और यही प्रक्रिया संसदीय लोकतंत्र को सफल बनाती है। विशेष परिस्थिति में हुए 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र यानी कि मॉनसून सत्र में सांसदों की भागीदारी को लेकर पहले काफी सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के पूरे होने के बाद जो रिकॉर्ड आया है वो बताता है कि इस सत्र में 68% से ज्यादा सांसदों ने अपनी भागीदारी की, जो ये बताता है कि कोरोना हो या कोई और ये वैश्विक महामारी, सांसदों को जनता की आवाज संसद में उठाने से वो नहीं रोक सकता है। विशेष परिस्थिति और सीमित समय के अभाव में इस बार संसद में प्रश्नकाल नहीं हो सका, लेकिन अतारांकित प्रश्नों को सभापटल पर रखने की अनुमति दी गई। 2300 अतारांकित प्रश्नों के जवाब सभापटल पर दिए गए। नियम 377 और शून्यकाल के तहत
सांसदों को लोक महत्व के मुद्दे उठाने की भी अनुमति दी गई। इस बीच एक रोचक आंकड़ा भी सामने आया कि 17वीं लोकसभा के पहले और दूसरे सत्र में 98% से ज्यादा नियम 377 के तहत उठाए गए मामलों के जवाब भी भेज दिए गए हैं। तो ये संसद का एक सकारात्मक पक्ष हमने 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में देखा। कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद मॉनसून सत्र में सांसदों ने सदन की कार्रवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मॉनसून सत्र के पहले दिन 369 लोकसभा सदस्यों की उपस्थिति रही। इसी सत्र के दौरान 22 सितंबर को सर्वाधिक उपस्थिति रही। इस दिन कुल 383 सदस्यों ने लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। मॉनसून सत्र के दौरान सांसदों की औसत उपस्थिति 370 रही। मॉनसून सत्र के दौरान 68.65% सांसद उपस्थित रहे, जो अन्य सामान्य सत्रों में उपस्थिति के अनुपात के समतुल्य ही है। मॉनसून सत्र के सीमित समय में भी सभी सांसदों ने देर रात तक बैठकर काम किया, जिससे इस सत्र में सदन की कार्य उत्पादकता 167% रही। मॉनसून सत्र के लिए 37 घंटे का समय आवंटित किया गया था, लेकिन सांसदों ने सदन में कुल 60 घंटे काम किया। विधायी कार्य के लिए 20 और 21 सितंबर को लोकसभा की बैठक देर रात 12:30 बजे से अधिक समय तक चली। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में 78 महिला सांसदों में से 63 महिला सांसदों ने सदन में अपनी बात रखी। सत्र में 3 घंटे 51 मिनट व्यवधान की वजह से बर्बाद हुए, तो सांसदों ने सदन में 23 घंटे अतिरिक्त बैठकर विधायी कामकाज को निपटाया। कोरोना संकट के कारण 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र यानी कि मॉनसून सत्र को समय से पहले स्थगित कर देना पड़ा। लेकिन लोकसभा के इस चौथे सत्र को आप अवधि के लिहाज से बेशक छोटा कहें, 10 दिन यह सत्र चला था, लेकिन विधायी कामकाज के लिहाज से 10 दिनों की बैठकों वाला यह सत्र काफी ऐतिहासिक साबित हुआ। चर्चा के बाद सदन में 25 विधेयकों को पारित कर दिया गया। इन विधेयकों में कृषि सुधार से जुड़े हुए अहम विधेयक थे, तो वहीं मजदूरों और श्रम से जुड़े हुए अहम विधेयक भी शामिल थे। आर्थिक मोर्चे की बात हो, कराधान की बात हो या फिर कोरोना वैश्विक महामारी से जुड़े हुए विधेयक की बात हो, सभी विधेयक चर्चा के बाद सदन में पारित किए गए। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए और देश में इसको लेकर जो स्थिति उत्पन्न है, उसको लेकर भी लोकसभा में एक विस्तृत चर्चा नियम 193 के तहत कराई गई। कोरोना संकट के कारण संसद का मानसून सत्र तय समय से पहले खत्म हो गया, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कम अवधि वाले इस सत्र में 25 विधेयक पारित किए गए। इनमें कृषि सुधार संबंधी 3 महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ श्रम सुधारों को आगे ले जाने वाले विधेयक भी शामिल हैं। इसके अलावा दिवालिया संहिता संबंधी संशोधन विधेयक पारित हुआ और विदेशी चंदे संबंधी विधेयक पर भी मोहर लगी। इतने कम समय में इतनी अधिक संख्या में विधेयक इसीलिए पारित हो सके क्योंकि संसद में सप्ताह के 7 दिन और देर रात भी काम हुआ। लोकसभा में 16 विधेयक पुनः स्थापित और 25 विधेयक पारित हुए। सदन से पारित 11 विधेयकों के माध्यम से अध्यादेशों को विधेयक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। 25 विधेयकों को 35 घंटे 24 मिनट की चर्चा के बाद पारित किया गया। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में पारित महत्वपूर्ण विधेयकों की अगर हम बात करें तो कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता विधेयक 2020, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2020, महामारी संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियां विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020,
जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020, विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कृषि सुधार से संबंधित 3 विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक इस सत्र के दौरान पारित किए गए। सर, अगर हम बात करें पंजाब में मंडीकरण की, 2000 मंडियां हैं सर हमारे वहाँ, और सबसे बढ़िया मंडीकरण का सिस्टम पंजाब में है। कोई किसान अपनी फसल लेके आता है, 3 घंटे बाद फसल बेच के अपने घर वापस चला जाता है, मगर इस मंडीकरण की कम से कम पंजाब में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी सर। हम किसानों की ताकत को यह देश बहुत दिनों से पहचानता है। इस संसद ने बहुत से आती जाती सरकारों को देखा है। आज एक सरकार हम लोगों की 2014 से चल रहे हैं। 1952 से पहले से अंतरिम सरकार थे, उस समय से कृषि का बजट उठाकर देख लीजिए। अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसानों के समृद्धि के लिए काम किया है। किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, इस देश की समृद्धि का आकलन नहीं हो सकता है। और इस कानून से सबल किसान आत्मनिर्भर भारत के दिशा में चल पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये पहली सरकार हम लोगों की है जिसने, पिछली सरकार 2014 की चल रही थी, उस समय किसानों के समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को शुरू किया। 6000 सालाना रुपया किसान देना। मैं किसान हूँ, इस बात को जान सकता हूँ कि आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है, कार्तिक में रबी की खेती होती है। आषाढ़ के महीना से पहले जब 2000 रुपया खाते में किसान के जाता है तो किसान ही जान सकता है। आज कानून आ रहा है, लेकिन इस कानून के आने से पहले कि अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ध्यान में आएगा 9-10 में यूपीए की सरकार थी। उस समय कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपया होता था, और आज मोदी जी की सरकार है, 1,34,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट है। अगर मोदी जी की प्रतिबद्धता खेती के प्रति नहीं होती, किसान के प्रति नहीं होती, तो क्या ये बजट प्रावधान आज भारत सरकार में होते? दूसरा, आज तक कभी भी वर्ष भर में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान की जेब तक पहुंचे, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। श्रम सुधार के 3 विधेयकों को भी इस सत्र में पारित कर दिया गया। इनमें श्रम क्षेत्र के 29 पुराने कानूनों के अच्छे प्रावधानों को समाहित कर दिया गया है। इन कानूनों में प्रवासी श्रमिकों की बेहतरी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नई श्रम संहिताओं में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्वनियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए महिला कामगारों को पुरुष कामगारों की तुलना में वेतन की समानता सुनिश्चित होगी। ये इतिहास बनने जा रहा है। ये इतिहास का आज जो सत्र है, इसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा श्रमिकों के लिए, क्योंकि इतना बड़ा रिफॉर्म्स कभी हुआ नहीं था सर। आज तक जितने भी कानून थे, हमारे 44 कानून थे। 44 कानून में हमने 12 को रिपील किया। 44 कानून रहने के बाद भी श्रमिक का जो पोजीशन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका डिग्निटी ऑफ लेबर है, क्या है भारत में आज? इतना कानून रहने के बाद भी आज भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं। हमने इस तरीके से कानून बनाया, इनमें इतना कॉम्प्लिकेशंस है, डेफिनेशन में कॉम्प्लिकेशन है, थ्रेशोल्ड में कॉम्प्लिकेशंस है, और ट्रेड यूनियन हो या कोई भी एम्प्लॉयर्स हो या वर्कर्स यूनियन हो, किसी को समझ में नहीं आता है सर।
There is no doubt that this is a humongous exercise because it is not child's play to bring nearly 45 enactments together and guide more than 100 other enactments being implemented by various states. So without any hesitation, I compliment the Honorable Labour Minister, Sri Santosh Gangwar ji, for his stupendous work on these codes. Sir, I'll start with the Social Security Code. Sir, relating to the methodology of computation of PF and insurance contribution under Clause 78, I suggest that these be calculated on basic wages and not to include commission or performance-based bonus, business expenses, leave encashment, etc. So they may be removed from the definition of wages, sir. It will help employees in taking more salary home, sir. Sir, Clause 2, bracket 88, definition of wages is inconsistent compared to our present definition of wages under various labor laws. This may lead to further liability to the employers when calculated under different benefits. For example, definition of wages under gratuity has been widened and has increased the gratuity liability of employers, sir. हमारी सरकार ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 2014 में श्रमेव जयते को सत्यमेव जयते के बराबर महत्व देते हुए श्रमिक भाई बहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने इसी दिशा में अनेकों सार्थक कदम उठाए, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से पेंशन देने का कार्य, महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, महिलाओं को खदान क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार देना, छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा देने की योजना शुरू करना, देश में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा फॉर्मल रोजगार को बढ़ावा देना, श्रमिकों को भविष्य की निधि तथा कल्याण योजनाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और ईएसआई की सुविधाओं का विस्तार करना। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने श्रम सुधारों का काम आरंभ किया था। अध्यक्ष जी, श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए ओएसएच कोड में प्रावधान लाए गए हैं। हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ तथा वेलफेयर के प्रावधानों की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाया है। ओएसएच कोड के प्रावधान जो वर्तमान में केवल फैक्ट्री, डॉक्स, माइंस, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, बीड़ी, सिगार और मोटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे श्रमिकों पर ही लागू होते हैं, अब वो आईटी तथा सर्विस सेक्टर सहित सभी सेक्टरों के संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। FCRA विधेयक के तहत विदेशी दान लेकर घरेलू राजनीति में दखल देने वाले एनजीओ और अन्य संगठनों पर लगाम लगाई जा सकेगी। ऐसा देखने में आया कि 2010 में जब हमारे देश में जब इसमें पार्लियामेंट के अंदर इसमें डिस्कशन हुआ, तब लोगों ने, कई हमारे माननीय सांसदों ने इस बात की डिमांड की थी कि जो लोग आज बाहर से फंड लेने के बाद इतना पैसा अपने जो है ऑफिस के ऊपर, इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, अपने जो है बड़ी बड़ी जो है ऑफिस जो है किराए पे लेके खर्च करते हैं और जिस काम के लिए वो पैसा आता है उस काम पे वो पैसा खर्च नहीं होता, और इसलिए जो है 50% से उसको 20% किया जाए। कुछ माननीय सांसदों ने तो ये तक डिमांड किया कि उसको 10% तक किया जाए। वही भारत सरकार ने अभी जो प्रस्ताव आया है कि इसको 50% से 20% किया जाए। ये पैसा कौन ले रहा है? इंटरेस्ट में एनजीओ में कौन लोग हैं, कौन डायरेक्टर, कौन ट्रस्टीज हैं, उनका वो बेनामी लेकर काम न करें। इसलिए आधार कार्ड की बात जो उसके अंदर की गई, that these people must produce their Aadhaar card. Now, Supreme Court has said that Aadhaar card is not compulsory. It's a document for identification only for receiving targeted public distribution money. So why should you make Aadhaar card compulsory? That is to keep a better control over these people. Why is it only State Bank of India and only in Delhi? What logic does it make in this technology world where everything can be managed so well? I can't understand. And why only State Bank of India? Why not other banks? Are you trying to sow suspicion that other banks are not capable of opening an FCRA account or managing them? Or are you incapable of doing it? So can you please clarify why only State Bank? धारा 7 में संशोधन द्वारा विदेशी अविदाय को
एक इकाई गैर सरकारी संगठन से दूसरे में ट्रांसफ़र किए जाने को वर्जित किए जाने का यानी रोकने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, इसका दुरुपयोग होता था और इससे विचलन रुकता नहीं था। कठिनाई क्या होती थी कि अब एक संस्था पैसा ले रही है तो पैसा तो इस नाम पर ले रही है, माने एफसी इस नाम पर ले रही है, जो विदेशी फंड ले रहे हैं तो वह संस्था काम करने के लिए ले रही है। प्रस्ताव में तो यह जाता है कि हम काम करेंगे, तो फिर वह दूसरे को क्यों स्थानांतरित करती है, और जब वह दूसरे को स्थानांतरित करती है फिर तीसरे के पास जाती है, तो उस पैसे का हिसाब कौन रखेगा। महामारी संशोधन विधेयक के जरिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ लगे लोगों पर होने वाले हमलों को रोका जा सकेगा। इस तरह की किसी भी गतिविधियों में लिप्त होने वाले को अब संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। हिंसा के ऐसे कामों को अंजाम देने या बढ़ावा देने पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद के अलावा सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संपत्ति के नुकसान या किसी तरह की क्षति की स्थिति में अपराधी पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में उचित बाजार मूल्य से दोगुना रकम देने के लिए भी उत्तरदायी होगा। जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर और पैरामेडिकल स्टाफ इस कोविड के लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसी के साथ में मैं इन सभी डॉक्टर्स के लिए एक यहाँ से मांग करता हूँ। मुझे लगता है ये पूरा सभागृह भी मेरी मांग से सहमत होगा कि इनको भी शहीद का दर्जा जो है वो देना चाहिए, क्योंकि सरहद पर जैसे सैनिक लड़ते हैं वैसे ही पहले दिन से आज 7 महीने हो चुके हैं, न फैमिली की परवाह की न किसी की परवाह की। आज पहले दिन से हर एक डॉक्टर जो है, जो फ्रेश MBBS ग्रेजुएट भी है, वो MBBS ग्रेजुएट भी आज पहले दिन से इस कोविड की लड़ाई में शामिल हुआ। इसलिए आज बाकी देशों से मुझे लगता है कि मॉर्टेलिटी जो है वो भारत में बहुत कम है। 10 से 12 घंटा PPE किट में रहना एक डॉक्टर ही समझ सकता है, क्योंकि सुबह 9 बजे PPE किट डाला और WHO के जो गाइडलाइंस है कि PPE किट एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, तो दिन भर उनको पानी पीने को मिलता नहीं, सुबह का नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना नहीं मिलता। वो भी इंसान है, उनको भी परिवार है, उनको मालूम है ट्रीटमेंट करते वक्त उनको भी कोविड हो सकते है। आपके मालूमात के लिए बता देता हूँ, हेल्थ केयर वर्कर 68,000 पॉजिटिव आए। मोर देन 500 डॉक्टर्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिसीज। जो कुछ 1897 में हुआ था और जो आज 2020 में हो रहा है, उसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। उस समय मुंबई की प्रेसिडेंसी में एक स्थान पर, मंडावी नाम के स्थान पर बुबोनिक प्लेग के केसेस आए थे। आज वो स्थान गुजरात में है और उस समय की ब्रिटिश सरकार ने ये एपिडेमिक्स का एक्ट बनाया, जिसमें उसने एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया, उनको पावर्स दी कि वो किसी को भी आगे पावर्स दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी को जगह जगह ढूंढना था, जैसे आज भी हम ढूंढ रहे हैं। और ढूंढने के लिए सर्च करना ज़रूरी था, उसके लिए किसी के घर में भी सर्च हो सकती थी, उसके लिए ट्रेन में भी सर्च हो सकती थी। उस ज़माने में शिप्स चलते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको डर लगे कि शिप के माध्यम से बीमारी भारत में आ सकती है, तो वो शिप्स के ऊपर, सी पोर्ट्स के ऊपर भी सर्च कर सकती है, और उस प्रकार से एम्पावर किया गया था। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक पारित होने के बाद अब वहां की सरकारी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। 0.16% ही उर्दू बोलते हैं, तो मुझे कहिएगा तो फिर आपको आवश्यकता क्या है, आपको ज़रूरत क्या है इसको रखने की। दूसरी बात है, जो इस वक्त कौन सी इमरजेंसी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, आप जो इस वक्त 5 ज़बानें वहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द 5 लैंग्वेज यू डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज,
2 of the 5 are already there. या ऐसा होता है कि नहीं, देयर इज नो लैंग्वेज और द लैंग्वेज राइट नाउ डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज कैन नॉट बी, आई मीन ट्रीटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज और शुड नॉट बी ट्रीटेड और शुड बी डिस्कंटिन्यूड, फिर भी मानी जाती बात। वो दो तो आप रख ही रहे। इफ थिंग्स आर लाइक दैट, व्हाई इज द इमरजेंसी टू प्रेस इनटू सर्विस सेक्शन 73? कौन सी जरूरत है अगर उसको आप टॉलरेट कर रहे हैं? तो क्या जवाब है इसका आपके पास? कंफ्यूजन क्रिएट करने का क्या जवाब है? आंकड़े कैसे हैं? 0.16 क्या दलील देता है? 0.16 तो फिर क्यों कर रहे हो ऑप्शन? आपने 60 साल सियासत की कश्मीरियत के नाम के ऊपर, कश्मीर केंद्रित राजनीति करके, और आज जब कश्मीर की भाषा को एक दर्जा दिया जा रहा है, एक मकाम दिया जा रहा है, तो आपको उसके ऊपर एतराज़ है? माफ़ कीजिएगा, आपने जो पिछले 15 मिनट में जो बातें कही हैं, आपने खुद ब खुद अपने अवाम के आगे अपने आप को बेनकाब कर दिया। और मुख्तसर तौर पर हमारा यही हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, यही हमारा पक्ष रहा है कि जिस तरह से ये 10% वोटर टर्नआउट के नेता वहाँ से मुंतखब होकर के आए और अपनी प्रभु सत्ता बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त, 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक आपने कश्मीरी अवाम को ठगा, और आज खुद ब खुद आप बेनकाब हो गए कि आपको इस बात का एतराज़ है कि कश्मीरी को सरकारी ज़बान का दर्जा ना दिया जाए। कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए संसद का मानसून सत्र निर्धारित समय से 8 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 10 दिनों का छोटा सा यह सत्र बैठकों के लिहाज से बेशक छोटा रहा, लेकिन कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहा। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र यानी कि मानसून सत्र में कार्य उत्पादकता 167% रही। 68% से ज्यादा सांसदों ने 17वीं लोकसभा के मानसून सत्र में अपनी भागीदारी को रखा। रिकॉर्ड विधायी कामकाज हुआ और 78 महिला सांसदों में से 63 महिला सांसदों ने अपनी बात को सदन में रखा। 3 घंटे से ज्यादा का समय विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन का बर्बाद हुआ, तो 37 घंटे का जो आवंटित समय था उससे भी 23 घंटे ज्यादा बैठकर सांसदों ने, यानी कि 60 घंटे बैठकर सांसदों ने विधायी कामकाज और अन्य कामकाज को सदन में निपटाया। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र को बैठकों के लिहाज से बेशक छोटा कहा जाएगा, लेकिन कामकाज के लिहाज से ये एक सकारात्मक छवि संसद की जनता के बीच बनाता है। ये इस बात को पुख्ता करता है कि संसद ही वो माध्यम है जो जनता की आवाज़ को बुलंद करता है। इसी उम्मीद के साथ आज कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं कि 17वीं लोकसभा के अगले सत्र भी इसी तरह के कामयाब साबित होंगे। नमस्कार।